जी क्या हाल चाल। चलो बहुत बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूँ। संडे का दिन है। संडे को भी आराम नहीं है। किस चीज का आराम? क्योंकि पेपर हमें निकालने हैं और कंफर्म निकालने हैं। ठीक है, तो आज हमारा फाइनली जो हमने कल रजिस्ट्रेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था, आने वाली 3 वीडियो के अंदर आज हमारी तीनों की तीनों वीडियो जो होंगी वो जीएसटी की होंगी। और बहुत सारे बच्चों की डिमांड आती है, सर एग्जामिशन का भी चैप्टर एक बार फटाफट से रिकॉल करवा दो। तो मैं कोशिश करूंगा, आज तो नहीं बट कल जो 3 वीडियो हमारी आएंगी उन 3 वीडियो के अंदर आपके एग्जामिशन का टॉपिक भी मैं जीएसटी का फटाफट से आपको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, और याद है ना, कल शाम को 7 बजे सारे के सारे बच्चे लाइव पहुंच जाना। कल जीएसटी के टॉप 45 टॉपिक हम करने वाले हैं, तो गलती से क्लास मिस मत कर देना, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहली वीडियो आज की हमारी। तो कल वाली क्लास में सेक्शन नंबर 22 हमने रिवाइज किया, सेक्शन नंबर 23 हमने रिकॉल किया, सेक्शन नंबर 24 हमने रिकॉल किया। अब आज वाली क्लास में सेक्शन 25 से लेके सेक्शन 30 तक हम कोशिश करेंगे ये सारे प्रोविजन रिकॉल करने की। अब अगर मैं सेक्शन नंबर 25 की बात करता हूं तो 25 ये बात कहता है कि एक पर्सन को रजिस्ट्रेशन के लिए कब अप्लाई करना होता है, कहां पर अप्लाई करना होता है और इफेक्टिव डेट क्या होती है। ये सारी की सारी बातें 25 में आती हैं। याद करो, मैंने कहा था कि जब तुम लाइबल बनते हो ना, तो लाइबल बनने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए। और अगर तुम 30 दिन के अंदर अप्लाई कर देते हो तो इफेक्टिव कब से बनता है? इफेक्टिव बनता है लाइबल से। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो आज मैं लाइबल हुआ, 30 दिन के अंदर मैंने अप्लाई कर दिया, फिर मुझे आरसी मिली, तो ये आरसी मुझे मिली ना, इसकी इफेक्टिव डेट जो होगी वो लाइबल से होगी। बस ये पर ध्यान दो, ये बातें यहां पे ध्यान देने वाली है। फिर एक बच्चा कहता है, सर एक बात बताओ, अगर कोई पर्सन अपनी मर्जी से करवाना चाहता हो रजिस्ट्रेशन तो क्या वो करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन 3 में बात की गई है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन की। अगर किसी पर्सन ने अपनी मर्जी से करवाना है तो अपनी मर्जी से भी कर वो करवा सकता है। उसके बाद अगर कोई सीटीपी है या नॉन रेजिडेंट है वो भी करवाएगा, बट बिजनेस कमेंसमेंट से 5 दिन पहले उसको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो रजिस्ट्रेशन करवा पाएगा, नहीं तो वो नहीं करवा पाएगा। बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद अब एक बात तो, अगर मान लो कोई पर्सन जो है वो पानी में सप्लाई कर रहा है तो वो कैसे करवाएगा? तो फिर वो मतलब पानी में जो सप्लाई कर रहा है वो पानी जिस भी स्टेट के नियरेस्ट आएगा, मैं दोबारा बोलूंगा, वो पानी जिस भी स्टेट के नियरेस्ट आएगा उसको उस स्टेट में करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। उसके बेस पे सारे कंप्लायंस पूरे होंगे। ये बात आपकी यहां पे लिखी हुई है। उसके बाद फिर जो हमारा रजिस्ट्रेशन जो होता है ऑब्वियस सी बात है पैन बेस होता है, इसके लिए पैन कार्ड होना जरूरी है। और 15 डिजिट का जो हमारा होता है वो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। पहले 2 डिजिट जो होते हैं वो आपके स्टेट कोड होते हैं, उसके बाद फिर 10 डिजिट जो होते हैं वो पैन कार्ड के होते हैं। देन फिर आपकी कितनी प्रीमाइसेस होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपके बाय डिफॉल्ट जो नंबर दिए होते हैं वो होते हैं। इस तरह से 15 डिजिट का जो होता है वो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर बनता है। उसके बाद अब एक बच्चा कहता है, सर अगर मान लो एक पर्सन है, अब एक पर्सन की एक स्टेट में मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो क्या वो मल्टीपल ब्रांचेस के लिए रजिस्ट्रेशन क्या वो करवा सकता है? तो गवर्नमेंट कहती है यस। अगर उसको एक लेना है तो वो एक ले ले, बट अगर एक स्टेट में वो मल्टीपल लेना चाहता है मल्टीपल ले सकता है। बट अगर वो मल्टीपल ले लेगा तो फिर वो सबके लिए डिस्टिंक्ट पर्सन वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। अगला पॉइंट फिर क्या निकल के आ रहा है? फिर एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने लिया रजिस्ट्रेशन ले लिया एक स्टेट के अंदर और दूसरी स्टेट में मेरा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो गवर्नमेंट कह रही एक स्टेट में है दूसरी स्टेट में नहीं है, तो इन दोनों को भी डिस्टिंक्ट पर्सन वाली कैटेगरी में कवर करेंगे। ये पॉइंट गवर्नमेंट यहां पे कहना चाह रही है। एक बच्चा ये बात कहता है, सर अगर मेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है तो क्या बिना पैन कार्ड के मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पैन बेस होता है। अब बिना पैन कार्ड के तो मिलेगा ही नहीं। जैसे मान लो टीडीएस है, टीडीएस के लिए टैन नंबर चाहिए होता है, ऐसे ही जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए पैन नंबर चाहिए होता है। बस ये पर ध्यान देना। उसके बाद फिर कुछ पॉइंट और यहां पे ध्यान देना। अब मैंने क्या बोला कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो पैन कार्ड लेना पड़ेगा और आपके ना आधार कार्ड भी यहां पे आएगा और आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट होगा। याद आपको रेगुलर बैच के अंदर मैंने अपनी क्लास में खोल के दिखाया था अपना नंबर, वहां पे लिखा होता आधार ऑथेंटिकेशन यस। तो मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो आधार ऑथेंटिकेटेड है, मतलब आधार से ऑथेंटिकेट मैंने करवाया हुआ है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रीजन क्या? उनके पास नॉर्मली आधार कार्ड होता ही नहीं है, या कुछ गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट किए हैं। कौन कौन से हैं? अगर वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, पीएसयू है, या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है 2 से 3 नंबर के अंदर कि कहां कहां आधार ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये लोग आपको यहां पे लिख के आने पड़ेंगे। फिर अगर बात करता हूं एनआरटीपी, तो एनआरटीपी में अगर हमें अप्लाई करना है, अच्छा सीटीपी और एनआरटीपी दोनों को 5 दिन पहले अप्लाई करना होता है, बट दोनों का फॉर्म नंबर अलग अलग होता है। जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है वो जो अप्लाई करेगा वो करेगा जीएसटी आरईजी 01, और जो एनआरटीपी है वो जो अप्लाई करेगा वो जीएसटी आरईजी 09 में अप्लाई करेगा। बस ये पर ध्यान दो।
उसके बाद फिर वो ये बात कहना चाह रहा है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो होती है, जैसे मतलब फॉरेन एम्बेसी होती है, तो उनको ये पूरा प्रोसेस फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है जिस बेस पे वो जीएसटी पे करती हैं और वो रिफंड क्लेम करती हैं। तो ये सारी की सारी बातें 25 में निकल के आती हैं। फिर 26 तो हमने कल वाली क्लास में कर ही लिया था। 26 अगर एसजीएसटी में करवा लिया तो डीम्ड सीजीएसटी में हो गया, और अगर मान लो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई एसजीएसटी में तो डीम्ड है कि वो सीजीएसटी के अंदर भी रिजेक्ट हो चुकी है, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा सेक्शन नंबर 27। अब ये 27 जो है ना, ये बात करेगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब वैसे तो बहुत डिटेल में है, बट मैं कंसाइज वे में, क्योंकि 11 मिनट की वीडियो है तो कोशिश करूंगा पूरा को पूरा समझाने की। पहली बात, सीटीपी कौन होते हैं? सीटीपी ऐसे लोग होते हैं जो इंडिया के ही रेजिडेंट होते हैं, बट वो किसी दूसरी स्टेट में काम करने जा रहे हैं ओकेजनली बेस पर। ओकेजनली का मतलब क्या है? परमानेंट काम करने नहीं जा रहे, ओकेजनली काम करने जा रहे हैं, और वो जिस स्टेट में काम करने जा रहे हैं उस स्टेट में उनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। अगर मैं एनआरटीपी की बात करूंगा तो एनआरटीपी भी ओकेजनली बेस पे काम करने जाते हैं, बट उनका इंडिया में ही कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और ना ही वो इंडिया के रेजिडेंट है, वो एनआरटीपी है। हाँ, फिर दोनों में सिमिलरिटी के, दोनों को एडवांस टैक्स देना होगा, मतलब अपना एस्टीमेट वैल्यू निकालनी होगी, दोनों को एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स होता है, ऐसे ही एनआरट वाले और सीटीपी वाले केस के अंदर भी एडवांस टैक्स वाला कॉन्सेप्ट होता है। फिर अगला, इनको जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो कितने दिन के लिए मिलेगा? जितने दिन का ये बोलेंगे। जैसे मान लो 10 दिन 10 दिन का मिलेगा, 15 15 का मिलेगा, 20 20 का मिलेगा, और 50 दिन 50 दिन का मिलेगा, बट मैक्सिमम जो है वो 90 डेज तक का मिलेगा। और 90 डेज से ज्यादा भी अगर इनको लेने हैं तो फिर एक्सटेंशन की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। मैक्सिमम 90 डेज का एक्सटेंशन मिलेगा और टोटल 180 डेज तक का इनको मिलेगा रजिस्ट्रेशन। तो ये सारी बातें आपकी यहाँ पे निकल के आ जाती हैं, यही बातें देखो यहाँ पे लिखी हैं। उसके बाद जो सीटीपी काम करेंगे वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना जरूरी होता है, बट एनआरटीपी वाले केस में फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाला ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। तो बाकी वही सारी की सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब देखो यहाँ पे जी, देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करूंगा सीटीपी एनआरटीपी की, तो सीटीपी आरईजी 1 में अप्लाई करेगा, एनआरटीपी आरईजी 9 में अप्लाई करेगा। फिर 5 दिन पहले इनको अप्लाई करना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर बिजनेस कमेंस कर पाते हैं ये, और देन मैक्सिमम कितने दिन का मिलता है? 90 दिन का मिलता है। अगर एक्सटेंशन चाहिए तो फिर आपको आरईजी 11 में एक्सटेंशन मिलेगा, और जो एडिशनल एडवांस टैक्स होगा वो इनको देना पड़ेगा। एक्सटेंशन कितने दिन का मिलेगा? 90 दिन का एक्सटेंशन मिलेगा, टोटल 180 डेज हो गया। और उसके बाद अगर 180 डेज के बाद भी एक्सटेंशन चाहिए तो फिर तुम्हें दोबारा से ये कैंसिल करवाना पड़ेगा, फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है वो लेना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो, ये सारी बातें आपके यहाँ पे निकल के आती हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब पॉइंट पर आओ, एग्रीगेट टर्नओवर। अब अगर मैं एग्रीगेट टर्नओवर की बात करूंगा तो एग्रीगेट टर्नओवर में चेक करो। अच्छा, एग्रीगेट टर्नओवर में आपको मैंने पहले भी कहा था, जैसे कॉर्पोरेशन लेवी की हम टर्नओवर निकालते हैं वैसे हम इसके टर्नओवर निकालते हैं, मतलब वही सेम पॉइंट है। यहाँ पे सारी की सारी आउटवर्ड सप्लाई हम इंक्लूड करके चलेंगे, सारी की सारी, ठीक है। बस क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? एक तो जीएसटी और सेस इंक्लूड नहीं करेंगे, और एक इनवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज वाली इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा, कॉम्पोजिशन में इंटरेस्ट और डिस्काउंट को हम बाहर निकालते हैं ना, बट यहां बाहर नहीं निकालेंगे, यहां इंटरेस्ट और डिस्काउंट को भी टर्नओवर में इंक्लूड करके चलेंगे। और उसके बेस पे टर्नओवर चेक करोगे, और देन फिर चेक करो 10 लाख 20 लाख और 40 लाख की लिमिट जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है या वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सारी बातें आपकी सेक्शन नंबर 27 में निकल के आती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम के अंदर, कंफर्म ये सेक्शन बन सकता है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। अब अगली वीडियो के अंदर हमने यहां तक किया, अगली वीडियो में सेक्शन नंबर 28 करेंगे, सेक्शन नंबर 29 करेंगे और सेक्शन नंबर 30 करेंगे। इन तीनों को 11 मिनट के अंदर रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, देन फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक करेंगे, ठीक है। ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।